देखिए लास्ट में अगर पिछला दिन आपको पढ़ाए थे ना, तो सबसे लास्ट इक्वेशन देखिए पढ़ाए होंगे आपको, एफ बराबर, सबसे लास्ट में पढ़ाए होंगे एफ एम बराबर माइनस क्यू भी बी, इतना पढ़ाया था ना। तो इसके बाद लिखिएगा तथा विद्युत बल, नहीं उसके बाद लिखिए तथा विद्युत बल एफ ई बराबर क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। अब देखिए ई का मानवा कितना था, वो जो लाइनों बनाए थे ना, तो एक्स वाई जेड बनाए थे, तो उसमें ई कौन एक्सिस पर था, वाई एक्सिस पर था, तो इस तरह से बनाए थे जी। ध्यान दीजिए, इस पर भी बराबर था आपका भी आई का, आई पर था बी बराबर बी के का ना, और ई पर था आपका वेक्टर ई बराबर ई जे का, बनाए थे ना। तो लिखिए विद्युत बल एफ ई बराबर क्यू इंटू ई, तो हो जाएगा वेक्टर ई के मान होगा ई जे का, इसलिए आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत बल, आवेशित कण पर लगने वाला कुल बल वेक्टर एफ बराबर वेक्टर एफ या प्लस वेक्टर एफ एम, तो वेक्टर एफ बराबर एफ ई के मान है क्यू इंटू ई जे का प्लस, इसका मान था आपका क्यू भी बी जे का, दोनों में से जे कॉमन ले लेते हैं, तो क्यू इंटू ई माइनस भी बी, आने से जे का कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए इसमें और एगो चीज कॉमन है, कौन चीज, क्यू कॉमन है, तो हो जाएगा ई माइनस भी बी, इधर लिख दें, नोट करते चलिएगा मेरे साथ, ठीक ना। इसके बाद क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों तरफ मोड लेना पड़ता है, इसलिए क्या कर देंगे मोड ऑफ वेक्टर एफ बराबर, इधर ही मोड लें क्यू इंटू ई माइनस भी बी जे कैप, तो मोड ऑफ वेक्टर एफ का मान एफ हो जाएगा, आई हो जाएगा क्यू इंटू ई माइनस भी बी, क्योंकि जे कैप का मॉडुलस 1 हो जाता है ना, जे कैप एक इकाई सदिश है और इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है, तो इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद लिखिएगा, देखिए जैसे ई कैसे स्थान में आवेश गति कर रहा था, जहां पर विद्युत क्षेत्र भी था और चुंबकीय क्षेत्र भी था, तो विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो दोनों बलों को इस तरह से समायोजित किया जाए, यानी कि कंबाइन किया जाए दोनों बल को, कि आवेश पर लगने वाला परिणामी बल का मान 0 हो जाए, क्योंकि दो बल लग रहा है, आप दोनों बल को इस तरह से समायोजित करते हैं ना कि आवेश पर लगने वाला परिणामी बल का मान 0 हो जाता है, तो उस स्थिति में आवेश बिना विचलित हुए एकदम सिद्ध है निकल जाता है, क्योंकि वहां पर विद्युत बल भी लग रहा है, चुंबकीय बल भी लग रहा है। यदि दोनों का परिणामी 0 होगा तो आवेश पर लगने वाला बल का मान 0, और उस स्थिति में आवेश बिना विचलित हुए सिद्ध है निकल जाता है। तो इसके बाद लिखिए, तो यदि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी
यदि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी को इस प्रकार समायोजित करें, को इस प्रकार समायोजित करें कि आवेश पर लगने वाला, कि आवेश पर लगने वाला, कि आवेश पर लगने वाला बल F का मान शून्य हो, लगने वाला बल F का मान शून्य हो, अर्थात F बराबर 0, Q इंटू ई माइनस VB बराबर 0। तो ई माइनस VB बराबर 0/Q हो जाएगा, तो बचेगा ई माइनस VB बराबर 0, तो हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा आपका VB, ऐसे V का मान निकालेंगे तो E/B हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल बनता है इससे। V किसका वेग था? हाँ, लिख देंगे, इधर लिख देते हैं, यहाँ पर इधर नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, आवेशित कण का वेग, आवेशित कण का वेग बराबर विद्युत क्षेत्र बटा में विद्युत क्षेत्र बटा चुंबकीय क्षेत्र। इस पर आपका बन जाता है न्यूमेरिकल, जिसे कहने का मतलब है कि जब आवेश किसी ऐसे क्षेत्र में गति करे जहां पर विद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो, और उस पर लगने वाला बल का मान शून्य हो, आवेश पर लगने वाला बल का मान, तो आवेश का वेग होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर, आवेश का वेग। तो कभी कभी एग्जाम में कहा आता है कि E/B का बीमा बता है, E/B का बीमा। तो देखिए E/B जो है किसके बराबर है? V के बराबर है। तो V हम लोग जान रहे कि वेग है, तो ये अभी क्या होगा? वेग होगा। तो जो बीमा इस वेग का बीमा होता है L3 इनवर्स, एक करोड़ बीमा का आएगा नहीं। तो क्या कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के बीमा रखिए और चुंबकीय क्षेत्र के बीमा रखिए, हल कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? इसका मात्रक क्या होगा? E/B का, E/B का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। फॉर्मूला जिसे देखिए E/B एक्चुअली है किसके बराबर? तो किसी भी फॉर्मूला के LHS RHS हमेशा बराबर न होता है। तो ई प्रतिवेग है तो वो प्रतिवेग हो, एक बीमा ही तो एकरो बीमा, इसका बीमा, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो इसका ही मात्रक। अब कभी कभी प्लस कभी पूछता है, ऐसे ही पूछ देता है कि B/E का बीमा का होगा, बीमा पूछे मात्रक नहीं। L इनवर्स C होगा ना, क्योंकि जो इनवर्स में जाएगा तो प्लस में जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा L इनवर्स C, और मात्रक हो जाएगा कौन चीज? मीटर इनवर्स सेकंड हो जाएगा जब पलट जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला लिख लिए ना। चलिए नीचे लिखिए, अतः जब आवेशित कण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है, जब आवेशित कण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण एवं चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण एवं चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण का अनुपात
का अनुपात उस कण के वेग के बराबर होता है, उस कण के वेग के बराबर होता है। कण के वेग के बराबर होता है। कैसा कण? आवेशित कण। चलिए अब नोट लिखिएगा, नोट लिखिए। जब किसी विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कण पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है, जब किसी विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कण पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है, लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है, तो आवेशित कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो आवेशित कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो आवेशित कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। चलिए अब एगो अगला नोट लिखिए, लिखिए नोट है कि E बटा B का बीमा LT इनवर्स तथा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। E बटा B का बीमा LT इनवर्स तथा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, होता है। फिर अगला नोट लिखिए, B बटा E का बीमा, B बटा E का बीमा L इनवर्स T तथा मात्रक मीटर इनवर्स सेकंड होता है, तथा मात्रक मीटर इनवर्स सेकंड होता है, होता है। हो गया ना? देखिए जैसे मान लीजिए कि आप भुला गए फॉर्मूला कि E बटा B होता है कि B बटा, कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए देखिए उपाय बताते हैं। ये कब आखिर आता है फॉर्मूला? जब विद्युत बल और चुंबकीय बल बराबर होता है तब ना। तो देखिए विद्युत बल होता है आपका Q इंटू E होता है, विद्युत बल QE, और चुंबकीय बल होता है Q भी होता है ना। तो Q से Q कैंसिल, तो E बराबर कौन चीज, तो V बराबर क्या हो जाएगा? अब तो निकाल लीजिएगा ना, क्योंकि आखिर जब विद्युत बल चुंबकीय बल के बराबर हो तभी नहीं आता है। तो उसे क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे कि V बराबर E बटा B होता है कि B बटा। ये कंफ्यूजन कभी भी हो सकता है, इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने का उपाय है। चलिए अब लिखिए टॉपिक साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन देखिए साइक्लोट्रॉन का निर्माण कैसे हुआ है। जैसे दो गो स्टूडेंट था सब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, वो सब नाभिक पर स्टडी कर रहा था। तो नाभिक पर यानी कि परमाणु के नाभिक पर होता है ना कि किसी हम लोग न्यूट्रॉन या प्रोटॉन से प्रहार कराते हैं तो उसका नाभिक ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आप लेके इसे नाभिक को मार दीजिएगा तो नाभिक फूट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इतना छोटा कण होता है कि हमको दिखाई नहीं देता है। तो उसके लिए क्या किए कि नाभिक पर ब्लास्ट करने के लिए दो गो स्टूडेंटे थे, वो लोग कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, कुछ नाम था इससे हमको नाम लिविंगस्टन ऐसे कुछ करके है, लॉरेंस जैसे नाम है कुछ। तो वही लोग स्टडी कर रहे थे। हाँ
एग्जैक्ट हमको नंबर नहीं याद है, तो दोनों जैसे कि स्टडी कर रहे थे उस पर, तो वही मिल के एगो जैसे यंत्र बनाए इस तरह से सर्कुलर टाइप के, और उसमें क्या किए ने कि आवेश को गतिशील करा करके, इसके अंदर में आवेश को गतिशील करा करके, और जहाँ टारगेट है वहाँ पर रख देते हैं हम लोग। और जब आवेश इसमें गतिशील होता है, जब बहुत अधिक इसको गति जब मिल जाता है, तो लास्ट में जाकर टारगेट से क्या होता है, टकरा जाता है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर में हम लोग किसी आवेशित कण को गति करा करके और उसके द्वारा किसी टारगेट पर हिट करते हैं, जिसके कारण वो टारगेट अपना जो भी हो ब्लास्ट होगा। ये हो भी सकता है कि उसके अंदर चला जाए, फूटे नहीं, ये शीशा पर मारते हैं कोई खिड़की पर, तो ऐसे भी हो सकता है कि पूरा शीशा झड़ जाए, या तो हो सकता है कि टूट के ढेला प्रवेश कर जाए, शीशा झड़े नहीं। तो स्पीड पर डिपेंड करता है। तो इसी लोग का किए हैं कि ऐसा एक मशीन बना है जिसका नाम है कुछ, एकरे से नाभिक को बमबारी किया जाता है, अटैक। हाँ, तो लिखिए साइक्लोट्रॉन की परिभाषा था, एक ऐसा युक्ति जिसके द्वारा प्रोटॉन कोमा ड्यूट्रॉन लिखना है ना। देखिए ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन कोमा ड्यूट्रॉन, या आयनों को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित किया जाता है। उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित किया जाता है, उसे साइक्लोट्रॉन कहते हैं। हो गया ना। अब लिखिए परिचय, मतलब साइक्लोट्रॉन का परिचय। आखिर कौन इसको बनाया है, या खोज भी कह सकते हैं। देखिए साइक्लोट्रॉन की रचना नाभिकीय संरचना संबंधित अध्ययन के क्रम में, साइक्लोट्रॉन की रचना नाभिकीय संरचना संबंधित अध्ययन के क्रम में, नाभिकीय संरचना संबंधित अध्ययन के क्रम में लॉरेंज तथा देखिएगा थोड़ा उसका नाम हुआ टेढ़ा है, लिविंगस्टोन, लॉरेंज तथा लिविंगस्टोन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय नहीं लिखेंगे, बुक स्टडी कीजिए, ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में 1934 में किया था। 1934 में किया था। यही सब नाभिकीय संरचना संबंधी अध्ययन करने के लिए खोज किए थे साइक्लोट्रॉन का, जेकरा से नाभिक पर अटैक करा जाता है, डिस्कुम। अब लिखिए सिद्धांत, इसका सिद्धांत लिखिए। सिद्धांत में जब किसी धनावेशित कण को
कण को उच्च आवृत्ति के विद्युतीय क्षेत्र में जब किसी धनावेशित कण को उच्च आवृत्ति के विद्युतीय क्षेत्र में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बार बार गतिशील कराई जाती है। जब किसी धनावेशित कण को उच्च आवृत्ति के विद्युतीय क्षेत्र में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बार बार गतिशील कराई जाती है तो यह त्वरित हो जाता है तथा पर्याप्त गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। हो गया ना। क्या किया जाता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करके आवेशित धन कण को बार बार गतिशील कराने से गतिशील होते होते इतना गतिज ऊर्जा प्रदान कर लेता है कि उससे किसी नाभिक को ब्लास्ट कर यदि अटैक किया जाए तो या तो नाभिक या तो ब्लास्ट कर जाएगा या नाभिक में जाकर के रह जाएगा। दुए में से कोई एक हो सकता है। नाभिक में रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाभिक ब्लास्ट किया तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। अब लिखिए इसका बनावट। लिखिए साइक्लोट्रॉन दो खोखले देखिए बोर्ड पर, हाँ, डी आकार के, लेकिन जब इसी को हिंदी में लिखा जाता है ना, हिंदी में डीज लिखाता है। साइक्लोट्रॉन दो खोखले डी आकार के धातु का बना होता है जिसमें प्रत्येक को डीज कहते हैं। इस डीज के बीच में कुछ खाली स्थान होता है जिसमें धन आवेशित कण के स्रोत को रखा जाता है। जिसमें धन आवेशित कण के स्रोत को रखा जाता है। डीज को उच्च आवृत्ति के दोलित्र से जोड़ा जाता है। डीज को उच्च आवृत्ति के दोलित्र से जोड़ा जाता है। डीज को उच्च आवृत्ति के दोलित्र से जोड़ा जाता है जो डीज के बीच उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो डीज के बीच उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और इस व्यवस्था को चुंबक के दो ध्रुव खंडों के बीच रख दिया जाता है। और इस व्यवस्था को चुंबक के दो ध्रुव खंडों के बीच रख दिया जाता है।
रख दिया जाता है जिसमें काफी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसमें काफी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। शाली के नाम बड़ा खुश रहते हैं। देखिए डायग्राम बनाइए। चलिए सब कोई देखिए, इसका डायग्राम देखिएगा। रुक जाइए, पहले हमको बना ही लेने दीजिए पूरा व्यवस्था के एगो बड़का थीम बंद करते। अरे तेरी की जगह हमें नहीं बचा हो। इनमें हो गया साउथ। तो हमरे इतना बड़का बनाएगा साहब। सर्वांगसम मत बनाइए, सर्वांगसम मत बनाइए, समरूप बनाइए। धन आवेश का हाँ बनाइए सब कोई। ये गोल गोल डॉट दर्शा रहा है, कौची दर्शा रहा है पता है? देखो मेन तो अब शुरू हो रहा है, देख लो यहाँ पर मेन अब शुरू होगा। जलेबी पारा है कहियो? देखो जलेबी पार लो, रुक जा तो खा सकते हैं। जितने घूमेगा ना उतने रस बढ़ेगा।
ये टारगेट जहाँ जाके टकराता है एकदम ढिसुम हो कंफ्यूजन ना। हाँ इसलिए कहे थे कि बउआ देखो जलेबी फरा रहा, ध्यान रखना एकदम शौक लगेले रहना दम। हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर उच्च आवृत्ति के दोलित जोड़ना नहीं है टारगेट, जैसे कि आवेशित कण गति करता है, गति करके जाके टारगेट पे हिट करता है, जाके टकराता है। टारगेट मतलब लक्ष्य जिसको भेदना है। चलिए नोट कीजिए डायग्राम को। देखो बालक समझिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए धातु के दो गो डी आकृति के खोखला गोला लेते हैं, लेकिन वो अंदर से क्या रहता है, जैसे इस तरह समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए किस तरह से है ना, तो यहाँ से इसको बीचे से क्या कर दीजिए, काट दीजिए। अब देखिए तो दो गो बन गया कि नहीं एक समान डी आकृति का, दोनों का सीधा एक दूसरे के सामने रहता है। इसके बीच में कोई धन आवेशित स्रोत रख दिया जाता है, कोई धन आवेश का स्रोत जिससे धन आवेश का उत्सर्जन हो सके। और इस व्यवस्था को हम लोग क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा होल के अंदर बंद कर देते हैं, इस पूरा व्यवस्था को होल के अंदर। ई वाला नहीं रहता है सामने से, ये खुला रहता है, ठीक ना। ई वाला ऐसे नहीं रहता, तो आवेश जाएगा कैसे ग्राम में, ये ऐसे क्या रहता है। लेकिन हम डायग्राम बनाने के लिए इसे बना देते हैं, ठीक ना बालक। अब इसमें क्या किया जाता है कि ये पूरा व्यवस्था को दो गो चुंबक के ध्रुव के बीच में रख दिया जाता है, वो साउथ है एगो नॉर्थ के बीच में। एक से एगो ऑक्सीलेटर जोड़ दिया जाता है। ऑक्सीलेटर का काम होता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे। इसको क्या करता है ना कि पूरा वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करता है मतलब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जैसे धन आवेशित कण है, तो धन आवेशित कण को जब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ना, तो वो अपने मूल स्थान से विक्षेपित हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीलेटर ऑन करेंगे तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण स्थिर आता है तो उस पर तो कोई बल नहीं लगता है। चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण स्थिर रहेगा तो उस पर कोई बल, लेकिन वहां पर विद्युत क्षेत्र रहेगा तो पक्का ओकरा पर बल। तो जैसे ही ऑक्सीलेटर ऑन किया जाता है ना, तो ये अपना मूल स्थान से धन आवेश विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपित होकर के इसमें गति करता है। तो फिर जो कि गतिशील हो गया तो बाद चुंबकीय बल भी तो काम करेगा ना, क्योंकि गतिशील आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उसमें चुंबकीय बल काम करता है, लेकिन स्थिर आता है तो उसमें चुंबकीय बल काम। तो जैसे ही अपना मूल स्थान से विक्षेपित होता है ना, तेने से चुंबकीय बल भी एक लगता है। तो आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का लगातार विचलित होता है। विचलित होते होते क्या करता है कि वृत्ताकार पथ पर घूमना, और घूमते 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 एकदम जाके एक परिधि में स्पर्श करने लगता है। स्पर्श करने लगता है तो वो खिड़की बना रहता है, जैसे परिधि में स्पर्श कर बहुत घूमता है एकदम हाई स्पीड में, बहुत अधिक मोशन में आ जाता है, जिसके कारण उसके पास बहुत अधिक गति ऊर्जा, बहुत अधिक उसके पास गति ऊर्जा हो जाता है। क्योंकि कोई भी आवेशित कण जब बहुत तीव्र गति चलता है तो उसका प्रत्येक का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो उसका गति ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, वेग बढ़ेगा। तो और इधर टारगेट रखा रहता है, जाके टारगेट पे एक बार टारगेट पर क्या करता है, खिड़की पर जाकर एकदम निकलेगा तक है। जा करके यहाँ पर जो टारगेट है ना इसका क्या करता है, टकराता है। और टकराता है तो टारगेट का जो ब्लास्ट हो चाहे जो भी हो ब्लास्ट हो जाता है, ठीक ना। ये बनावट समझ गए ना कि दो गो डीज लेते हैं और दोनों के बीच में जो खाली स्थान है उसमें धन आवेश का स्रोत है, और उसमें ऑक्सीलेटर जोड़ करके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उसको मूल स्थान से विक्षेपित किया जाता है। अब विक्षेपण कर लगातार घूमते रहता है, घूमते रहता है, और जब परिधि को स्पर्श करने लगता है तो उस समय उसका गति ऊर्जा सबसे अधिकतम होता है। इधर से जहाँ टारगेट रखा रहता है वहाँ पर एक खिड़की होता है, ओकरे से निकल के आवेश क्या करता है, ओकरा
अटैक करता है, जिससे टारगेट ब्लास्ट करेगा, या हो सकता है कि उसके अंदर प्रवेश कर जाए लेकिन ब्लास्ट, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब लिखिए इसका क्रिया विधि। क्रिया विधि लिखिए, जब जब केंद्र से धन आवेशित कण उत्सर्जित होता है, जब केंद्र से धन आवेशित कण उत्सर्जित होता है, जब केंद्र से धन आवेशित कण उत्सर्जित होता है और जब D2 ऋणात्मक होता है तथा D1 धनात्मक होता है, जब D2 ऋणात्मक होता है तथा D1 धनात्मक होता है, D1 धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, तो धन आवेश D2 की ओर त्वरित होता है, D2 की ओर त्वरित होता है, त्वरित होता है। जैसे ही यह D2 में प्रवेश करता है, जैसे ही यह D2 में प्रवेश करता है, D2 में प्रवेश करता है, तो यह कण विद्युत क्षेत्र से घिर जाता है, तो यह कण विद्युत क्षेत्र से घिर जाता है, विद्युत क्षेत्र से घिर जाता है। D2 में यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, D2 में यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, गति करता है। इसलिए यह D2 में अर्धवृत्ताकार पथ का अनुसरण करती है, इसलिए यह D2 में अर्धवृत्ताकार पथ का अनुसरण करती है, D2 में यह अर्धवृत्ताकार पथ का अनुसरण करती है, जिससे अर्धवृत्ताकार पथ पूरा करने के बाद, जिससे यह अर्धवृत्ताकार पथ पूरा करने के बाद, पूरा करने के बाद यह डीज के बीच में प्रवेश करता है, यह डीज के बीच में प्रवेश करता है, डीज के बीच में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। तो धनावेशित कण और भी त्वरित होता है, तो धनावेशित कण और भी त्वरित होता है, और भी त्वरित होता है, और यह दोनों डीजों में, और यह दोनों डीज में, और यह दोनों डीज में अर्धवृत्ताकार पथ पर, अर्धवृत्ताकार पथ पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करते रहता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करते रहता है, लंबवत गति करते रहता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है
तब तक चलती रहती है जब तक आवेशित कण डीज की परिधि तक नहीं पहुंच जाए। जब तक आवेशित कण डीज की परिधि तक नहीं पहुंच जाए जिससे यह खिड़की से होते हुए लक्ष्य से टकराता है। जिससे यह खिड़की से होते हुए लक्ष्य से टकराता है। लक्ष्य से टकराता है। खिड़की से होते हुए लक्ष्य से टकराता है। अब देखिए हम इतना लंबा चौड़ा लिखा दिए, लेकिन जैसे इतना बड़का लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जैसे कि मेन प्रोसेस समझ लीजिए कि पहले बनावट, जैसे एक बार पूरा दिमाग में लाइए कि हम लोग क्या करते हैं कि डी आकृति के दो धातु के खोखला गोला लेते हैं, दोनों को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि दोनों का जो मुंह हो एकदम एक दूसरे के सम्मुख यानी कि सामने हो, और उसके बीच में धन आवेशित का स्रोत रख देते हैं, और उसके बाद इसको एक ऑक्सीलेटर से जोड़ देते हैं, और इस पूरा व्यवस्था को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख देते हैं। ये हो गया पूरा बनावट, ठीक ना। और क्रिया विधि में क्या है कि जैसे हम लोग दोलित्र को ऑन करते हैं तो ये जो धन आवेश का जो स्रोत है, इसे धन आवेश निकल करके सबसे पहले देखिए केकरा प्रवेश किया है, D1 में ना, तो D1 में प्रवेश करता है, और उसके बाद वो चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होकर के इसमें प्रवेश करता है D2 में, और तो इस प्रकार से ये अर्धवृत्ताकार ग्रहण कर लेता है पथ है, और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगातार गति, तो अर्धवृत्ताकार पथ जैसे इसमें जाएगा तो इस पर अर्धवृत्ताकार पथ का अनुसरण करेगा, और इसमें आएगा तो अर्धवृत्ताकार पथ का अनुसरण करेगा, और इसी तरह से बार बार गति करते 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 करेगा। ऐसा समय आता है कि जो अर्धवृत्ताकार डीज है ना, तो उसके परिधि को स्पर्श करना शुरू कर देता है। तो इधर से सगड़ों से खुला नहीं रहता है, किसी एक तरफ जहाँ टारगेट रखा हुआ रहता है ना, तो उसके सामने केवल खुला रहता है, खिड़की रहता है। तो जब परिधि को स्पर्श करने लगता है तो स्पर्श करते हुए खिड़की से होकर के बाहर आता है, लक्ष्य से टकराता है, और उसके बाद चाहे जो प्रक्रिया हो, नाभिक ब्लास्ट कर जाए चाहे नाभिक में प्रवेश कर जाए, लेकिन क्या रहे स्थिर है। तो यही हो गया कर पूरा प्रोसेस हो गया ना। आज के लिए इतना ही।